हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शोएब अहमद आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। और आज आरोग्यम बैच का एक इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं, जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिजोफ्रेनिया। प्यारे साथियों, इस टॉपिक के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है सिजोफ्रेनिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली देखिए होता क्या है, ये सिजोफ्रेनिया जो होता है, ये दो शब्द से मिलकर के बना, सिजो प्लस फ्रेनिया। हमें हमारी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सिजो का मतलब क्या होता है? स्प्लिट हो जाना, बिखर जाना। और फ्रेनिया ग्रीक शब्द में कहते हैं माइंड को। तो पहले के जमाने में सिजोफ्रेनिया ना बोल करके इसका दूसरा नाम दिया गया था, जिसको कहते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया प्राइकॉक्स। प्यारे साथियों, डिमेंशिया प्राइकॉक्स जो है, इसको पहले इसी को कहते थे सिजोफ्रेनिया को, कि डिमेंशिया प्राइकॉक्स हो गया है। बट अभी जैसे ही हम आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ने के बाद इसका नाम चेंज करके हमने क्या पढ़ा? सिजोफ्रेनिया। सिजो का मतलब क्या है? स्प्लिट। फ्रेनिया का मतलब माइंड। तो जनरली क्या हो रहा है, हमारे दिमाग का, एक इंसान के दिमाग का माइंड जो है, माइंड जो होगा वो स्प्लिट हो जाएगा, बिखर जाएगा। देखिएगा, हमारा माइंड जो होता है ना, वो माइंड के बहुत सारे काम होते हैं। हमारे माइंड के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि थिंकिंग करना, सोचना। भाई किसी टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हो, थिंकिंग करना। किसी चीज़ को परसीव करना, परसेप्शन का करना। परसेप्शन के साथ साथ याददाश्त बनाना, मेमोरी का काम करना। मेमोरी के साथ साथ कॉग्निटिव के साथ साथ, मेमोरी के साथ साथ ऑर्गन्स को कंट्रोल करना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ याद रखिएगा, बहुत सारे काम है। बट एक इंसान में जनरली, कई लोगों में आपने देखा होगा, किसी के अंदर डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग हो गया, किसी के अंदर डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन हो गया, किसी में मेमोरी का डिसऑर्डर हो गया। बट जब एक इंसान के अंदर सारे के सारे डिसऑर्डर्स आने लग जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? एक साइकेट्री की सबसे बड़ी बीमारी सिजोफ्रेनिया कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? सिजोफ्रेनिया कहेंगे। तो ये सिजोफ्रेनिया जो है, सिजोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है? सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है एक डिसऑर्डर जिसके अंदर सारी चीजें, माइंड का स्प्लिट हो जाना। सिजोफ्रेनिया इज अ सिजोफ्रेनिया इज अ मेंटल डिसऑर्डर in which there is a disruption, there is a disruption, there is a disruption in thinking, behavior, affect, emotions, memory in a combined form. तो जनरली हो क्या रहा है, एक इंसान है और उस इंसान के अंदर आप देखेंगे उसकी याददाश्त भी डिस्ट्रॉय हो रही है, उसके परसेप्शन भी गड़बड़ा रहे हैं, उसके थॉट्स भी गड़बड़ा रहे हैं, और सारे जितने बीमारियां हैं, सब मेंटल प्रॉब्लम उसको हो रही है। तो कंबाइन के अंदर उन सारी प्रॉब्लम्स को हमने क्या कहा? हमने सिजोफ्रेनिया कहा। प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, जो सिजोफ्रेनिया है, वो सिजोफ्रेनिया का एक डे सेलिब्रेट करते हैं 24 मई को। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कितनी तारीख को डे सेलिब्रेट करेंगे, तो 24 मई को क्या किया जाता है? सिजोफ्रेनिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो सिजोफ्रेनिया day is celebrated on 24th में। 24 मई को सिजोफ्रेनिया का दिवस मनाया जाएगा। और ये जो शब्द दिया गया था सिजोफ्रेनिया, 1908 में यूजीन ब्यूलर के द्वारा दिया गया था। द वर्ड सिजोफ्रेनिया was given by यूजीन ब्यूलर। किसके द्वारा दिया गया था? यूजीन ब्यूलर इन 1908, 1908 में यूजीन ब्यूलर ने शब्द दिया था। तो आज हम जो सिम्टम्स पढ़ते हैं, वो सारे सिम्टम्स को यूजीन ब्यूलर ने समझाया।
अब प्यारे बच्चों एक चीज याद रखिएगा, सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी, मेजर बीमारी है जिसको साइकोटिक बीमारी कहा जाता है। एक आपको फंक्शनल, आप देखेंगे साइकेट्री के अंदर दो तरह की बीमारी होती है। एक तो होती है जिसके अंदर एक इंसान को होश खबर होता है, जिसको न्यूरोटिक बीमारियां कहते हैं, और एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें उस इंसान को पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, ऐसी बीमारी को साइकोटिक बीमारी कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, schizophrenia is a functional psychotic problem, psychotic disorder। सिजोफ्रेनिया एक फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर है प्यारे बच्चों, कि एक सबसे खतरनाक बीमारी है। अब जनरली होता क्या है कि ये जो बीमारी होती है इसका कारण क्या होता है, मैं आपको कारण बताता हूं, कुछ कॉजेज बताता हूं कि क्यों ये बीमारी एक इंसान को पकड़ती है। याद रखिएगा, जनरली देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जो लोग लो इकोनॉमिक या फिर लो इंटेलिजेंस रखते हैं उनमें ज्यादा चांसेस हो जाता है। अगर मैं पूरी दुनिया के अंदर देखूं तो सिर्फ पूरी दुनिया में अगर ये बीमारी होने का चांस रहता है वो 0.5 से 1% प्रिवलेंस रेट है इसकी। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो हो सकता है आपको कोई और मेंटल डिसऑर्डर हो जाए, बट साइकेट्रिक डिसऑर्डर सिजोफ्रेनिया होने का चांसेस 0.5 से 1% ही रहता है। द ओनली प्रिवलेंस रेट ऑफ schizophrenia is 0.5 to 1% इन टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में इतनी ही परसेंट चांसेस रहता है। तो सबसे पहला कारण जो बनता है वो रहता है आपका चेंजेस हो जाना, किसके अंदर, हॉर्मोन्स के अंदर, न्यूरोकेमिकल्स के अंदर चेंजेस का आना। हॉर्मोन्स या हम कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर में गड़बड़ी होना। क्योंकि देखिए मैंने आपको मूड डिसऑर्डर पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने बताया कि एक इंसान जो है उसका मूड अच्छा, बहुत ज्यादा है, मेनिया में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, उसके पीछे सीरोटोनिन का हाथ था। ऐसे ही होता क्या है, एक इंसान जो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित हो रहा है उसके अंदर काम करता है, बहुत बड़ा रोल है डोपामीन का। एक डोपामीन हाइपोथेसिस चला था जिसके अंदर डोपामीन को यह बताया गया कि एक इंसान का दिमाग बहुत ज्यादा, एक मान लीजिए काम कर रहा है, नॉर्मल अच्छा से एक्टिव कर रहा है, तो डोपामीन का लेवल अच्छा, और जब ये डोपामीन बहुत ज्यादा फूलने लगेगा, बढ़ने लगेगा, तो ये दिमाग को ब्लास्ट करना चालू कर देगा, उसके फंक्शंस को तोड़ना चालू कर देगा। तो डोपामीन लेवल इंक्रीजेज इन सिजोफ्रेनिया। डोपामीन लेवल इंक्रीजेज इन सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया में डोपामीन का लेवल बढ़ने लग जाता है, और इसी डोपामीन के साथ साथ एक नॉरएपिनेफ्रिन का भी बहुत बड़ा योगदान देखा गया साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर, साइकोटिक फीचर्स लाने के अंदर। नॉरएपिनेफ्रिन ऑल्सो कॉजेज साइकोटिक सिम्टम्स। साइकोटिक सिम्टम्स, नॉरएपिनेफ्रिन साइकोटिक सिम्टम्स भी पैदा करता है। तो पहला, नॉरएपिनेफ्रिन डोपामीन दोनों मिलकर के पेशेंट को क्या कर रहे हैं, सिजोफ्रेनिया की तरफ लेके जा रहे हैं। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो इंसान का प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, मेंटली प्रॉब्लम, जैसे साइकोसोशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, साइकोसोशल प्रॉब्लम्स जैसे मैं आपको बताता हूं, किसी इंसान का आईक्यू लेवल लो इंटेलिजेंस है, लो इंटेलिजेंस, उनको बहुत जल्दी से क्या होने वाला होता है, सिजोफ्रेनिया हो जाता है। ऐसे लोग जो पॉवर्टी से ग्रसित हैं, किसके ग्रसित हैं, पॉवर्टी से, गरीबी की रेखा में या गरीब हैं बिल्कुल, तो वो बिल्कुल टेंशन में रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा सोशियो कल्चर फैक्टर्स भी आ जाते हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर, कि कोई इंसान डाइवोर्स हुआ या किसी का, तो वो इंसान का ऊपर एक स्ट्रेस क्रिएट होने लगता है, और ये स्ट्रेस दिमाग जब झेल नहीं पाएगा तो वेरियस बीमारियों की तरफ चला जाएगा। पेशेंट अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ है, अनएम्प्लॉयमेंट वाले पेशेंट है, या फिर कोई प्रोस्टिट्यूशन के अंदर उतरा हुआ है, प्रोस्टिट्यूशन, तो ये लोग सभी क्या होंगे, ये सब क्या है, ये कारण होते हैं, और ये कारण प्रेशर बनाते हैं दिमाग पे, और फिर आपके हार्मोन्स डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन ये ऑल्टर्ड होने लग जाते हैं।
यदि डायरेक्टली किसी के दिमाग के ऊपर चोट लग जाए, चौथा पॉइंट याद रखिएगा, ट्रॉमा हो जाए, तो उस ट्रॉमा के चक्कर में भी आपके हार्मोन चेंज होंगे और आप सिजोफ्रेनिया से ग्रसित हो जाएंगे इजीली। क्या हो जाएंगे प्यारे साथियों? सिजोफ्रेनिया से ग्रसित हो जाएंगे। अब एक चीज आपको समझनी है, चलते फिरते आपको बाजार में अगर सिजोफ्रेनिया वाला देखना है या फिर कुछ देखना है तो सिम्टम्स पहचानना जरूरी होगा कि आप पहले क्लिनिकल फीचर समझें। हर बीमारी को समझना है तो उसके फीचर समझने पड़ेंगे। ये फीचर्स को बांटा कैसे गया? पहला तरीका बताया गया कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी फीचर्स को आप पता करिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम्स। दूसरी बात आती है कि आपको पता करना होगा पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स। ये अगर आप सिम्टम्स पहचानने लग गए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी पूरी की पूरी बीमारी, पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स। ये अलग अलग तरीका बताया कि सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट है उसको आप कैसे पहचानोगे, कौन सा सिम्टम को पकड़ना है। तो पहला समझना प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम क्या होते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम का जो खेल था, प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम का, ये बताने वाले यूजीन ब्लूलर थे। प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम को कौन ने बताया था? डिफाइंड बाय यूजीन ब्लूलर, डिफाइंड बाय यूजीन। जिन्होंने सिजोफ्रेनिया का नाम दिया था उन्होंने ही ये बताया था सिम्टम के बारे में। यूजीन ब्लूलर ने कहा, क्या कहा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम पता करिए, फिर आपको श्योर हो जाएगा कि सिजोफ्रेनिया है या नहीं। यूजीन ब्लूलर ने कहा प्राइमरी सिम्टम 4 तरीके के होते हैं। पहले उन्होंने बोला कि अगर एक इंसान में प्राइमरी सिम्टम है, 4 सिम्टम है, तो आप श्योर हैं सिजोफ्रेनिया है। फिर इसके अलावा और कोई सिम्टम आ रहे हैं जिनको सेकेंडरी का नाम दिया गया, तो उससे और आप क्लियर हो जाएंगे कि इसके अलावा ये भी सिम्टम है। जैसे कि मैं पहला आपको प्राइमरी सिम्टम्स बताता हूं। प्राइमरी सिम्टम्स, पहला सिम्टम जो होता है वो होता है अफेक्टिव इनकॉन्ग्रुइटी। ठीक है, अफेक्टिव इनकॉन्ग्रुइटी। तो प्राइमरी सिम्टम क्या होते हैं? प्राइमरी सिम्टम 4A से डिनोट करेंगे, तो चारों के अंदर ए आता जाएगा। तो पहला क्या आया? अफेक्टिव इनकॉन्ग्रुइटी। अफेक्टिव का मतलब, अफेक्शन का मतलब होता है लगाव। मान लीजिए सिजोफ्रेनिया होने से पहले आपको अपने पिताजी से बहुत लगाव था, बट जब सिजोफ्रेनिया हुआ तो आप उनसे दुश्मनी करने लग गए। तो ऐसा अफेक्टिव इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब क्या होता है? सिजोफ्रेनिया होने से पहले अफेक्शन किस चीज से था, सिजोफ्रेनिया होने के बाद उसका अफेक्शन कहां जा रहा है या गुस्सा किसके ऊपर जा रहा है, वो एक चीज डिफाइन करता है अफेक्टिव इनकॉन्ग्रुइटी। यानी कि चेंज इन द अफेक्शन ऑफ पेशेंट आफ्टर सिजोफ्रेनिया, आफ्टर डिसऑर्डर। तो ये डिसऑर्डर के बाद लगाव आपका अगर अचानक से लगाव चेंज होने लग जाए, पहला होता है अफेक्टिव इनकॉन्ग्रुइटी कि पेशेंट में आप चेक कीजिएगा किसका लगाव चेंज हो रहा है या वैसा ही लगाव बना हुआ है। तो जनरली एक सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट का लगाव चेंज हो जाता है। दूसरी बात, एक जो सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट होगा उसके अंदर दूसरा प्राइमरी सिम्टम देखने को मिलता है, वो होता है एसोसिएशन डिस्टरबेंस। एसोसिएशन डिस्टरबेंस, एसोसिएशन डिस्टरबेंस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल इंसान से जब आप बात करोगे तो आप पूछोगे कि आप मुझे बताइए आपकी गाड़ी कौन सी है, तो वो उस गाड़ी के बारे में ना बता करके वो उसके फीचर्स बताएगा। गाड़ी लाल कलर की है, 4 पहिए हैं, और उसको जब तेज चलाते हैं तो उसमें से कभी कभी ऑटोमेटिक भी चलती है वो, ऐसे। तो वो क्या बता रहा है? वो उस चीज के ऊपर, पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंच रहा, बस उस चीज के दूर दूर एक एसोसिएशन क्रिएट कर रहा है कि उसके बारे में विचार बताने लग गया। फिर हमारे दिमाग में आएगा कि यार ये कार के बारे में बात कर रहा है। तो प्यारे साथियों, एसोसिएशन डिस्टरबेंस का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट आंसर ना दे करके रोमिंग अराउंड का सिस्टम क्रिएट करता है कि उसके चारों तरफ एक बात बताना चालू करेगा, लिंक करना की कोशिश करेगा। द पेशेंट विल नॉट एबल टू गिव एग्जैक्ट आंसर of the question
but roam around but roam around the answer। एग्जैक्ट आंसर तो नहीं देगा बट एक रोमिंग अराउंड करेगा, लिंक करने की कोशिश करेगा। दूसरा फीचर एक सिजोफ्रेनिया में ये देखने को मिलता है। तीसरा होता है ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब क्या होता है कि एक इंसान अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, क्या अच्छाई क्या बुराई, उससे वो सेपरेट आउट हो जाएगा। ऑटिज्म वाले बच्चे आप देखते होंगे कि वो चुपचाप एक कोने के अंदर ऐसे बैठ जाते हैं, और जब बैठते हैं तो बाहर मम्मी गिर गई पड़ गई, जनरली एक नॉर्मल इंसान को तो क्या होगा, मम्मी गिर गई तो उठ करके भागेगा वो पकड़ने के लिए, बट ये गिर रहा है, कोई मर रहा है या कोई सुसाइड कर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं, वो अपने खेलने में लग जाएंगे। तो जनरली सिजोफ्रेनिया वालों के अंदर तीसरा फीचर आप ये देखिएगा कि वो दुनिया से सेपरेट होकर के अपने काम काज में लग जाएंगे, और बाहर क्या घट रहा है उनको कोई मतलब नहीं हैगा, वो अवॉइड करेंगे, एक्सटर्नल मैटर से उनको कोई मतलब नहीं है। तो यहां ऑटिज्म, पेशेंट विल नॉट हैव फीलिंग, नॉट हैव फीलिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, अबाउट what is happening in external world, external world, बाहर क्या घट रहा है इनको कोई मतलब नहीं है। तो तीन प्राइमरी फीचर ये थे। चौथा प्राइमरी फीचर मैं आपको बताता हूं। फोर्थ फीचर की तरफ चले तो फोर्थ फीचर होता है एम्बीवैलेंस। प्यारे साथियों, एम्बीवैलेंस, तो ये चार ए बताए, अफेक्टिव, एसोसिएशन, ऑटिज्म, एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस का मतलब क्या है? एक इंसान के अंदर दो अपोजिट फीलिंग्स का होना। जनरली देखिए, अगर आप किसी को चाहते हैं तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, उसको चाहने वाली फीलिंग ही होगी। बट एक इंसान नफरत करता है तो नफरत की फीलिंग होगी। अब यही इंसान जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, इनके मन में बोथ फीलिंग्स होती है। किसी को चाह भी रहे हैं तो थोड़ी देर बाद नफरत करने लगे, कैसा बुरा इंसान है, फिर थोड़ी देर बाद यार बहुत अच्छा इंसान है। तो ये एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फीलिंग्स जो होती है, इसी को एम्बिवैलेंस कहा जाता है, कि एक इंसान अच्छा एक पसंद भी करे और अवॉइड भी करे। ठीक है, हैविंग बोथ फीलिंग्स ऑफ, हैविंग both feelings of, both feelings of hate and love towards a, towards towards a person or situation। हेट और लव की फीलिंग का होना एक इंसान या सिचुएशन के अगेंस्ट में, इसी को क्या कहा गया? एम्बिवैलेंस कहा गया। कि पापा को प्यार भी करता है, नफरत भी कर रहा है, तो ये एम्बिवैलेंस है। प्यारे बच्चों, यूजिन ब्लूलर ने कहा 4 ए को पता कर लेना, अगर ये इंसान में 4 ए है उसको सिजोफ्रेनिया है। फिर सेकेंडरी सिम्टम्स की बारे में बात किया यूजिन ब्लूलर ने, कि जो सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं, सेकेंडरी सिम्टम्स, वो सेकेंडरी सिम्टम्स क्या होते हैं कि एक इंसान जो सिजोफ्रेनिया होगा उसका डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन भी देखने को मिलेगा, उसका नजरिया भी गड़बड़ा जाएगा। नजरिया कैसे गड़बड़ाएगा? कि उसको बैठे बैठे किसी चीज को कुछ और समझने लग जाएगा, इल्यूजन होने लग जाएंगे। कुर्सी है तो कुर्सी को कोई बहुत बड़ा हवाई जहाज समझेगा, रस्सी को सांप समझेगा, इल्यूजन आने लग जाएंगे। इल्यूजन के साथ साथ उसको आवाजें सुनाई देना, कमरे के अंदर कुछ दिखाई देना, हेलुसिनेशंस भी हो जाएगा। हेलुसिनेशन वो चीज होती है कुछ नहीं है फिर भी दिखने लग जाएगा, ऐसे डिसऑर्डर्स जनरेट होंगे। उसका जो थॉट का नजरिया, ये थॉट होते हैं, विचार होते हैं, वो भी गड़बड़ा जाएंगे। कि बैठे बैठे डिसऑर्डर ऑफ थॉट भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे डिल्यूजन्स का होना, ऑब्सेशन का होना। ठीक है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। साथ के साथ इस पेशेंट के अंदर, जो सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट होगा, इनके अंदर आप डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी भी देखेंगे। कि मोटर एक्टिविटी जैसे रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस, एकाथीसिया आपको देखने को मिलता है, इकोलेलिया आपको देखने को मिलता है, इकोप्रेक्सिया आपको देखने को मिलेगा। कि इनकी जो एक एक
एक एक शरीर की मसल्स है इकोप्रेक्सिया, एक एक शरीर की जो मसल्स हैं वो भी बेचैन होगी, परेशान रहेगी। तो डिसऑर्डर ऑफ मोटर भी देखने को मिलेगा। इन पेशेंट की याददाश्त भी आपको डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी के जरिए आपको देखने का मिलेगा कि इनकी याददाश्त या तो बिल्कुल चली जाएगी, एमनेसिया हो जाएगा या पैरामनेसिया हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहां समझना, यूजिन ब्लूनर ने कहा 4 प्राइमरी सिम्टम देखना, प्राइमरी सिम्टम मतलब 4 A देखना, अगर वो है श्योर है। फिर सेकेंडरी में क्या होता है, और भी डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, वो सारे डिसऑर्डर अगर है सिजोफ्रेनिया है। तो यूजिन ब्लूनर ने ऐसे पहचानना बताया। फिर एक और तरीका निकाला गया कि अगर आपको पहचानना है सिजोफ्रेनिया को तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स भी पहचानिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं समझो। पॉजिटिव सिम्टम का मतलब क्या होता है, इसको डेविएंट सिम्टम भी कहा जाता है, डेविएंट सिम्टम। डेविएंट सिम्टम का मतलब क्या है, एक इंसान है उसके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि वो सिम्टम्स एक नॉर्मल क्राइटेरिया से बहुत ऊपर है, तो वो सिम्टम्स नहीं आने थे बट वो आ रहे हैं। जैसे कि एक इंसान सिजोफ्रेनिया वाला है, उसको इल्यूजन्स हो रहे हैं, हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, डिल्यूशन हो रहे हैं, कुछ दिख रहा है, चीख रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, तो ये सिम्टम्स नहीं आने थे। तो इसी को क्या कहा गया, पॉजिटिव सिम्टम कहे गए कि एक इंसान के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स जनरेट हो गए जो उसको एब्सेंट होने चाहिए थे। दीज आर दी सिम्टम्स, दीज आर दी बैड सिम्टम्स दैट आर प्रेजेंट, that are present in patient which need to be absent। ऐसे सिम्टम जो प्रेजेंट है जिनको एब्सेंट होना था, वो एग्जाम्पल आपको देता हूं। पेशेंट इल्यूजन दिखा रहा है, इल्यूजन शो कर रहा है, हेल्यूसिनेशन में जा रहा है, एग्रेशन शो कर रहा है, एग्रेशन मतलब गुस्सा शो कर रहा है, एग्रेशन, सुसाइड की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे सिम्टम वो थे जो इनको एब्सेंट होना था। ये एब्सेंट होते तो इंसान नॉर्मल कह सकता था, बट ये प्रेजेंट है, इसी को पॉजिटिव या डेविएंट सिम्टम कहते हैं। दूसरा सिम्टम क्या होता है, नेगेटिव सिम्टम किसको कहा गया, नेगेटिव सिम्टम कहा गया, ये नेगेटिव सिम्टम कौन से हैं, हमने पेशेंट का इलाज करवाया और जब इलाज करवाया उसको दवा दिलवाई तो ये इल्यूजन, हेलुसिनेशन सब चले गए। अब जनरली कि होना क्या चाहिए था कि एक ग्राफ चलता है, ऐसे ऐसे ग्राफ चलता है, एक नॉर्मल इंसान इस तरीके से यहाँ नॉर्मल है। अब एक इंसान यहाँ पे सिजोफ्रेनिया में जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, हमने इलाज करवाया तो उसको यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन पे रुकना चाहिए था, वापस जिंदगी में नॉर्मल होना चाहिए था। वो इंसान वापस नीचे चला गया, नीचे का मतलब है दुनिया से सेपरेट हो गया, चुप हो गया, नॉर्मल बात तो करता कम से कम, बट वो चुप हो गया, सेपरेट आउट हो गया, बिल्कुल एक म्यूट हो गया। तो ऐसे सिम्टम इनको कहते हैं नेगेटिव सिम्टम। इलाज कराने के बाद अगर कोई इंसान गुमसुम जिंदगी में चला जाए उनको नेगेटिव सिम्टम्स कहा जाता है। दीज आर दी सिम्टम्स that generate after the treatment in which a person become socially alone, म्यूटेड, चुप हो जाएगा, दुनिया से अलग अलग हो जाएगा, shy, does not respond to others।
यानी कि एक ऐसी कंडीशन आ गई, पेशेंट बिल्कुल सोशली विड्रॉ होगा, म्यूट हो जाएगा, चुपचाप रहेगा, किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, इसको कहते हैं नेगेटिव सिम्टम। ये सिम्टम वो सिम्टम थे जिनको प्रेजेंट होना चाहिए था कि नॉर्मल इंसान के अंदर जो नॉर्मल फीचर्स होते हैं वो भी नहीं, ये बिल्कुल डाउन चला गया। इसको डेफिशिएंट सिम्टम्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेफिसिट, डेफिशिएंट सिम्टम। कम सिम्टम्स, कमी वाले सिम्टम्स कहते हैं डेफिशिएंट सिम्टम। तो जनरली ये दो प्रकार से मैंने सिजोफ्रेनिया को पहचानना बताया कि आप सिजोफ्रेनिया को कैसे पहचान सकते हैं। प्यारे साथियों, जब किसी इंसान को सिजोफ्रेनिया हो रहा होता है तो वो सिजोफ्रेनिया एक दौर से गुजरता हुआ होता है। कि जनरली होता क्या है, आज मान लीजिए आज आपको सिजोफ्रेनिया है, तो आपके सिजोफ्रेनिया होने से पहले साल भर पहले ही आपको इस सिजोफ्रेनिया की आहट सुनाई दी जाएगी। तो हमें समझना पड़ेगा कि सिजोफ्रेनिया किन दौर से गुजर के चलता है। फेजेस ऑफ सिजोफ्रेनिया मैं आपको समझाता हूं। फेजेस ऑफ सिजोफ्रेनिया इस प्रकार से समझिएगा कि सिजोफ्रेनिया जब भी किसी इंसान को होगा तो वो 3 फेज के जरिए होता है। पहला होता है प्रोड्रोमल फेज, प्रोड्रोमल फेज। दूसरा फेज जो होता है उसको एक्टिव फेज कहते हैं, और तीसरा फेज जो होगा इसको रेजिड्यूअल फेज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रेजिड्यूअल फेज कहा जाएगा। पहला प्रोड्रोमल फेज, दूसरा एक्टिव फेज और तीसरा रेजिड्यूअल फेज। अब होता क्या है प्यारे साथियों, प्रोड्रोमल वो फेज होती है जिसके अंदर पेशेंट को सिजोफ्रेनिया होने से 1 साल पहले ही वो अपने लोगों से, दुनिया से डिटैच होना चालू हो जाएगा। मान लीजिए आपको साल भर पहले सिजोफ्रेनिया होने वाला है, बाद में होने वाला है, तो आप क्या होंगे, इनके अंदर जब सिम्टम्स आएंगे वो क्या होंगे, दुनिया से दूर होने लग जाएंगे, अलोन रहने लग जाएंगे, चुपचाप। उनके जो एक नॉर्मल वर्क करने की कैपेबिलिटी वो डिक्लाइन होने लग जाएगी। जब भी किसी इंसान को सेपरेट होते हुए देखो, उनकी एबिलिटीज को डिक्लाइन होते हुए देखो, तो समझना वो प्रोड्रोमल फेज में। एक्टिव फेज कौन सी होती है? एक्टिव फेज होती है कि एक टाइम आएगा कि इनके अंदर इतना ज्यादा इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, मोटर एक्टिविटीज, यानी कि मेन फेज जो है जहां सिजोफ्रेनिया पनप चुका है वो एक्टिव फेज है। जब आप इलाज ले लोगे, इलाज लेने के बाद आपके अंदर जब नेगेटिव सिम्टम ही बाकी रहेंगे उसको रेजिडुअल फेज कहा जाता है। तो यहां आप लिखेंगे पहला प्रोड्रोमल फेज, प्रोड्रोमल phase. It is a phase in which occur 1 year prior, 1 year prior to schizophrenia, such that patient starts to get socially withdrawal, comma, his or her level of intelligence decline, and become less responsive। एक ये टाइम चला कि एक इंसान सोशली विड्रॉ, उसका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस डिक्लाइन हो रहा है और वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो ये स्टेज है उसका प्रोड्रोमल फेज पे चल रहा है कि वो आगे की तरफ ग्रोथ कर रहा है, कि हाँ वो बीमारी की तरफ बढ़ता जा रहा है। जब कोई इंसान पूरे के पूरे सिम्टम शो करने लग जाए वो फेज के अंदर एक्टिव हो गया, जिसको कहते हैं एक्टिव फेज। एक्टिव फेज का मतलब क्या होता है? इट इज अ फेज in which a person shows all the primary
एंड सेकेंडरी सिम्टम्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम्स एट इट्स पीक, अपने पीक लेवल के ऊपर ये बिल्कुल सिम्टम्स शो करेगा। जितने बुरे सिम्टम्स हो सकते हैं वो इसी फेज में, एक्टिव फेज में शो करता है। चीखना, चिल्लाना, रोना धोना, सारे सिम्टम्स इसी में होंगे। ठीक है। तीसरी बात, तीसरा जो फेज आया, उस तीसरे फेज को हमने क्या कहा? तीसरे फेज को हमने कहा, तीसरे फेज को हमने क्या कहा प्यारे साथियों? तीसरे फेज को हमने कहा कि ये है रेजिड्यूअल फेज। कौन सा फेज? रेजिड्यूअल फेज कहा है। तो यहां याद रखिएगा, रेजिड्यूअल फेज में क्या होता है? ट्रीटमेंट लेने के बाद आपके अंदर अगर नेगेटिव सिम्टम्स बच रहे हैं तो तीसरा रेजिड्यूअल फेज, residual phase. It is a phase in which, it is a phase after getting treatment, getting treatment. It is a phase after getting treatment in which only negative symptoms get remain. Example, muted, socially alone. तो एक इंसान जब ट्रीटमेंट ले लेता है उसमें रेजिडुअल फेज बचता है। रेजिडुअल फेज का मतलब है कि एक इंसान में नेगेटिव सिम्टम ही बच रहे हैं, जो खतरनाक सिम्टम थे वो खत्म हो गए, बट एक चुपचाप गुमसुम जिंदगी गुजारने वाले सिम्टम बच रहे हैं। तो इसी को रेजिडुअल फेज कहा जाता है प्यारे साथियों। क्या कहा जाता है? रेजिडुअल फेज कहा जाता है। अब आपको मैं समझाता हूं कितने प्रकार के सिजोफ्रेनिया होते हैं। तो पहले समझिएगा टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, सबसे पहले जो टाइप्स आते हैं उनमें सबसे पहला टाइप जो आता है इसको कहते हैं पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। जहां जहां पैरानॉइड शब्द आ जाता है वहां याद रखिएगा पर्सिक्यूटरी भी आता है। पर्सिक्यूटरी सिजोफ्रेनिया। अब ये पर्सिक्यूटरी सिजोफ्रेनिया या पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है? पैरानॉइड शब्द जहां भी आ जाए वहां याद रखिएगा शक आ गया, डाउट आ गया। अब एक इंसान जिसको सिजोफ्रेनिया है और उसके अंदर 4 सिम्टम मैंने बताए थे, ये वाले या डिसऑर्डर्स बताए थे, वो सारे भी हैं, बट उनमें एक सिम्टम सबसे खतरनाक उचक रहा है, वो डाउट करने का, किसी के ऊपर एग्रेशन दिखाने का, शक करने का, डाउटफुलनेस रखने का, उसी को कहते हैं पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। इट इज अ टाइप इन विच a patient have doubtful tendency and shows aggressiveness, then it is called as paranoid। शक कर रहा है तो उसको कहेंगे पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। किसी को शक ज्यादा है, सिजोफ्रेनिया पे शक ज्यादा है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। दूसरा तरीके का सिजोफ्रेनिया आता है, सेकंड तरीके का सिजोफ्रेनिया हैबीफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। हैबीफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर आप खासियत देखेंगे कि सिजोफ्रेनिया जब एक इंसान के अंदर उसका बिहेवियर गलत होने लग जाए, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होने लग जाए। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर का मतलब नॉर्मल इंसान एक अजीब इंसान हो रहा है और वो यूरिन कर रहा है कपड़ों के अंदर, फीसिस कर रहा है कपड़ों के अंदर, तो ऐसे बिहेवियर, एक चाइल्डिश बिहेवियर शो करे, उसको हैबीफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया कहते हैं। इट इज अ टाइप of schizophrenia in which a person या a patient have disorganized
disorganized behavior and act like a child. Example, urinate in cloth, etc. बच्चों की तरह, इसी को डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिया भी कहते हैं, हैबिफ्रेनिक या डिसऑर्गेनाइज, कि एक बर्ताव जो होगा, एक इंसान का बिहेवियर जो होगा गड़बड़ा जाएगा, डिसऑर्गेनाइज या हैबिफ्रेनिक कहा जाता है। तीसरा सिजोफ्रेनिया आता है प्यारे बच्चों, जिसको कहते हैं कैटाटॉनिक सिजोफ्रेनिया। कैटाटॉनिक सिजोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है कि एक इंसान के मोटर बिहेवियर जो होंगे, मोटर एक्टिविटीज जो होगी, वो हद से ज्यादा हो जाएगी। सारे फीचर है उसके अंदर सिजोफ्रेनिया वाले, बट मोटर फीचर जो है, मोटर डिसऑर्डर, वो ज्यादा जंप कर रहा है, तो इसको कहते हैं कैटाटॉनिक। इट इज अ टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया in which motor activities are done extreme। मोटर एक्टिविटी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको दो तरीके का कैटाटॉनिक सिजोफ्रेनिया आता है, एक होता है कैटाटॉनिक स्टूपर और एक होता है कैटाटॉनिक एक्साइटमेंट। या तो पेशेंट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में क्या होता है, बहुत ज्यादा जंप कर रहा है, रेस्टलेस होने लग जाता है, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, कई बार कुर्सी पकड़ के चुपचाप बैठ जाएगा, यानी कि स्टूपर में क्या होगा, म्यूट हो जाएगा, या फिर वो बिल्कुल कहते हैं ना, मोम के पुतले की तरह बैठ जाएगा, अकड़ के चुपचाप बैठ जाएगा। तो दो प्रकार से, अगर उसकी मोटर एक्टिविटी आपको गड़बड़ाती हुई दिख रही है तो कैटाटॉनिक है, और कैटाटॉनिक में बहुत ज्यादा जंप कर रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है, तो कैटाटॉनिक एक्साइटमेंट, चुपचाप बैठा हुआ है तो कैटाटॉनिक स्टूपर कहलाएगा। चौथा तरीका आता है प्यारे बच्चों, चौथा आता है जिसको हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया का मतलब है ऐसा सिजोफ्रेनिया जो ना तो कैटाटॉनिक में मिलता हो, ना पैरानॉइड में, ना हैबिफ्रेनिक में, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, इसको कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड। इफ अ सिजोफ्रेनिया कैन नॉट बी classified in any paranoid catatonic or hebephrenic category, then it is called as undifferentiated। तीनों में डिफरेंशिएट अपन नहीं पता कर रहे कि कैटाटॉनिक या हैबिफ्रेनिक नहीं पता कर पा रहे, तो वो अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया कहलाता है। इसके बाद एक और तरीके का सिजोफ्रेनिया आता है, पांचवा, जिसको कहते हैं रेजिड्यूअल सिजोफ्रेनिया। रेजिड्यूअल सिजोफ्रेनिया का मतलब, it is a type of schizophrenia in which only negative symptoms are present। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सिम्टम प्रेजेंट बच रहे हैं, तो ऐसे सिजोफ्रेनिया को, मान लीजिए वो होगा, कभी पैरानॉइड हो रहा होगा, कैटाटॉनिक हो रहा होगा, इलाज लेने के बाद सिर्फ नेगेटिव सिम्टम बच रहे हैं, तो उसको रेजिड्यूअल सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। मतलब वो दुनिया से सेपरेट हो गया, इलाज हो गया, दुनिया से सेपरेट हो गया, चुप बैठा हुआ है, बट अपन जब दवा देंगे तो वो फिर नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा। तो ऐसे बचे हुए सिजोफ्रेनिया को रेजिड्यूअल सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ
मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी सिजोफ्रेनिया की बात आए तो इसका ट्रीटमेंट आपको कैसा करना है। सबसे पहले हमें एंटी साइकोटिक दवाएं दी जाती है। एंटी साइकोटिक दवा वो दवा होती है जो इनके साइकोटिक फीचर्स को खत्म करने में मदद करेगी, जैसे कि आपका हैलोपेरिडोल, क्लोरपैराजीन, क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है, क्लोरप्रोमाजीन, हैलोपेरिडोल, ये आपके एंटीसाइकोटिक का काम करेगी। साथ के साथ नींद की दवाई या एंजायोलाइटिक दवा भी हम देते हैं, एंजायोलाइटिक या सीडेटिव भी कहते हैं, जिससे क्या होगा, माइंड रिलैक्स रहेगा तो वो सोता रहेगा, जैसे कि क्लोनाजीपाम, एल्प्राजोलाम, ये दवाएं हम देते हैं। प्यारे साथियों, ये दवाओं के साथ साथ आपको करना क्या होगा कि पेशेंट को हमें ईसीटी भी देनी पड़ेगी, शॉक थेरेपी भी देनी पड़ेगी। तो जनरली हम 6 से 8 शॉक देते हैं। कितने? 6 से 8 शॉक दे रहे हैं 3 से 4 सप्ताह के बीच में, कि 3 से 4 सप्ताह में 6 से 8 शॉक देंगे, जिससे कि उनका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। और तीसरी बात, उनको इन्वॉल्व रखिएगा साइकोथेरापी के अंदर। साइकोथेरापी वो थेरापी होती है जिसमें कि उनका माइंड रिलैक्स रहे, जैसे कि रिलैक्सेशन थेरापी हुई। प्ले थेरापी के अंदर इंडल्ज रखिएगा, कॉग्निटिव थेरापी में लगाइएगा उनको। तो ये थेरापीज के जरिए भी हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये जनरली एक आपने क्या पढ़ा, आपने एक बात ये पढ़ी कि जब भी किसी इंसान को सिजोफ्रेनिया होता है, ये सिजोफ्रेनिया एक बहुत बड़ी साइकोटिक बीमारी है, और इस साइकोटिक बीमारी के अंदर पूरा का पूरा माइंड जो है वो बिखर जाएगा। जब माइंड बिखरेगा तो यूजीन ब्लूलर ने बताया कि आप इसके प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम्स का पता करिएगा। 4A जिस पेशेंट के अंदर है उसको सिजोफ्रेनिया है, प्लस इसमें कई डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे परसेप्शन, थॉट की बीमारी, ये देखने को मिलेगी। फिर मैंने आपको बताया जब भी किसी सिजोफ्रेनिया होगा तो उसके फेजेस देखिएगा। 3 फेजेस होते हैं। आपका पहला होता है प्रोड्रोमल फेज, प्रोड्रोमल के बाद आपका एक्टिव, एक्टिव के बाद बचा हुआ फेज रेजिड्यूअल। फिर आपको टाइप्स बताए गए कि कितने प्रकार के सिजोफ्रेनिया होते हैं, देन आफ्टर आपको ट्रीटमेंट बताया गया। तो प्यारे बच्चों, आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने सिजोफ्रेनिया की बात करी कि सिजोफ्रेनिया कितने प्रकार का, कैसे कैसे इसका फैलता है। इसी को और आगे हम और बात करेंगे, साइकेट्री के अंदर और टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस।